नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 24 मार्च 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रीडम फाइटर्स से संबंधित इशू, अच्छा आर्टिकल है ये। उसके बाद आईपीसीसी की 6th असेसमेंट साइकिल की सिंथेसिस रिपोर्ट सामने आई है, क्या कुछ निकल के आया है। हिंदू में आज 2 ही आर्टिकल से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आर्टिकल है ना, इसमें यह कहा जाता है अभी कुछ राज्यों में डिमांड चल रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, लेकिन देखो इससे सारा जो बर्डन है वो सरकार पे आ जाता है। और इकोनॉमिस्ट का कहना है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, गरीबों पर बर्डन बढ़ेगा, अच्छी स्कीम नहीं है। इस स्कीम में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रिविलेज मिलती है, उन्हें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं गरीब लोगों के बजाय। तो इस आर्टिकल में ना बाकी सारी बातें तो सेम है जो हमने डिस्कस की थी। राइटर एक सजेशन देते हैं, कुछ सरकार ना एक ऐसी स्कीम ला सकती है एनपीएस प्लस ओपीएस, दोनों की अच्छी अच्छी बातों को इंक्लूड करके एक नई स्कीम ला सकती है सरकार, इंप्लीमेंट कर सकती है। और एम्प्लॉयज को भी ना थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की आवश्यकता है, ये राइटर सजेस्ट करते हैं। लास्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे टेररिज्म से संबंधित। पंजाब में ये इशू जो है फिर से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। अमृतपाल सिंह जो अपने आप को भिंडरन वाले 2.0 कह रहा था, वो अभी फरार है। पंजाब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। टेररिज्म की डेफिनेशन को लेकर बड़ा विवाद होता है, टेररिज्म है क्या, ऐसे में भी आए तो तीसरा जो आर्टिकल हम जो डिस्कस करेंगे उसके पॉइंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल देश के फ्रीडम फाइटर्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हमारे देश के स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में ना 23 मार्च का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च का जो दिन है, जब भी आपके जहन में आता है ना, तो आप सोचने लगते हो शहीदी दिवस के बारे में, मार्टियर डे के बारे में। क्योंकि इस दिन ना 3 महान फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को एग्जीक्यूट किया गया था, फांसी की सजा दी गई थी। तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये दिन शहीदी दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। बट राइटर कहते हैं इसके अलावा भी ये दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो इसी दिन 1919 में महात्मा गांधी चेन्नई में थे कस्तूरी रंगा के इनविटेशन पे। और इसी दिन गांधी जी को ख्याल आया था, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अंग्रेज सरकार जो रोलेट एक्ट लेके आई है ना, उस रोलेट एक्ट का कैसे विरोध किया जाएगा। रोलेट एक्ट में क्या था, पावर आ गई थी ब्रिटिश सरकार के पास में, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से ये एक्ट पास करवाया गया था, रोलेट एक्ट, और इसकी सहायता से ब्रिटिश सरकार के पास पावर आ गई थी, वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे बिना ट्रायल के। तो इसका विरोध कैसे किया जाए, गांधी जी कंफ्यूज थे। लेकिन 23 मार्च को जब वो चेन्नई गए हुए थे ना, तो उस समय उनके मन में आया कि पूरे देश में हड़ताल करवाकर इस एक्ट का विरोध किया जाए। तो डेट रखी गई बाद में 6 अप्रैल 1919, जिसे नाम दिया गया सत्याग्रह। पूरे देश में सत्याग्रह हुआ और इससे ब्रिटिश राज की जो फाउंडेशंस थी वो हिल गई। राइटर कहते हैं देखो ऐसी ऐसी ना अनेकों इवेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, लेकिन उनको ना उतना इंपॉर्टेंस हम नहीं देते, उनको उस प्रकार से उतना याद नहीं करते हम, जो कि हमें करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो 1857 की क्रांति को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन राइटर के अनुसार ना बहुत सारी दूसरी इवेंट्स थी जो अपने आप में उतनी ही शायद इंपॉर्टेंट है जितना कि 1857 की क्रांति, लेकिन उनको याद नहीं किया जाता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एटिंगल रिवोल्ट। एटिंगल रिवोल्ट में क्या हुआ था, ये देखो केरला में हुई थी ये रिवोल्ट 1721 में। हाल ही में 300 साल इसे पूरे हुए थे। इसमें यह हुआ था, जो लोकल लोग थे ना, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के 140 सोल्जर्स को मार दिया था। और एक पोर्ट है वहाँ पे केरला में जिसका नाम है फोर्ट एंजिंगो। यहाँ पर देखिए, इस फोर्ट पर कब्जा कर लिया था। ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट थी अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी मालाबार रीजन में, कोची में और ट्रेवनकोर में। लोगों की शिकायत ये थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये ब्लैक पेपर के प्राइसेस में काफ़ी मैनिपुलेशन कर रही है, ये आरोप था। और 140 ईस्ट इंडिया कंपनी के
सोल्जर्स को मार दिया गया था और फोर्ट एंजिंगो पे कब्जा कर लिया गया था। तो ये है एटिंगल रिवोल्ट। बीच में आया तो मुझे लगा बता देता हूं। ऐसे ही 2-3 और भी रिवोल्ट्स का जिक्र किया गया है, जैसे पोलीगर रिबेलियन। ये कहां पे हुई थी? ये देखो हुई थी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली किंगडम में। यहां पे देखो जो लोकल पोलीगर्स थे ना, उन्होंने ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया था 1795 से लेकर 1805 के बीच में। तो इन 10 सालों में 2 पोलीगर वार्स हुए, एक तरफ पोलीगर्स, दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये भी काफ़ी पावरफुल अपराइजिंग थी, तमिलनाडु में हुई थी। इसके अलावा एक और है वेल्लोर म्यूटिनी, ये 1806 में हुई थी। इसमें तो जो नेटिव सोल्जर्स थे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी में जो लोकल सोल्जर्स थे ना, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को ओवर पावर कर लिया था और वेल्लोर फोर्ट के ऊपर टीपू सुल्तान का झंडा लहरा दिया था। हालांकि देखो बाद में अंग्रेजों ने इस म्यूटिनी को दबा दिया, लेकिन एसेंस आप समझ गए ना। पॉइंट फिर से आते हैं, 1857 की क्रांति से पहले भी कई बड़ी बड़ी म्यूटनीज और रिबेलियंस हुए साउथ इंडिया में, लेकिन उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इवन हमारी बुक्स में भी आपने देखा होगा 1857 की क्रांति क्यों फेल हुई, क्यों हुई, इतना बड़ा चैप्टर है, लेकिन वेल्लोर म्यूटिनी, एटिंगल रिवोल्ट, पोलीगर रिबेलियन, इनको ज़्यादा स्पेस नहीं दिया गया है स्टैंडर्ड बुक्स में, जैसे स्पेक्ट्रम जैसी बुक्स हैं, इवन एनसीईआरटीज में भी नहीं दिया गया है। तो राइटर कहते हैं अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं आज़ादी को। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट धीरे धीरे इन इवेंट्स को भी तवज्जो दे रही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये बोलते हैं, देखो आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी थी ना, इस लड़ाई में बहुत सारे ऐसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था जिनके विचार आपस में नहीं मिलते थे, जिनकी आइडियोलॉजीज अलग थी, जिनका कल्चर अलग था, लेकिन वो एक ही मकसद के साथ एकजुट हुए कि देश को आज़ाद करवाना है। डिफरेंसेस देखो कैसे देखने को मिले, जैसे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में डिफरेंसेस थे। एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। दूसरी तरफ मॉडरेट्स थे जैसे गोपाल कृष्ण गोखले। डिफरेंसेस थे लेकिन मकसद सेम था, देश को आज़ाद करवाना है। जहां मॉडरेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स की तरफ जाना चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, कुछ कड़े फैसले लेना चाहते थे। कुछ फ्रीडम फाइटर्स ऐसे हैं जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिरसा मुंडा, वनचिंतन, जिन्होंने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, आपने भगत सिंह, बिरसा मुंडा, इन सब के बारे में तो सुना ही है, क्या आपने वनचिंतन इनके बारे में सुना है? थोड़ा सा बता देता हूं, क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए। इन्होंने क्या किया था, तिरुनेलवेली में एक ब्रिटिश कलेक्टर को असैसिनेट किया था। मकसद इनका यह था कि पूरे वर्ल्ड को दिखाना किस प्रकार से ब्रिटिशर्स भारत पर अत्याचार कर रहे हैं। जिस रेलवे स्टेशन पर इस ब्रिटिश कलेक्टर का असैसिनेशन किया गया था इनके द्वारा, उसका नाम अब इनके नाम पे है। और इसके अलावा इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार उन्हें पकड़े। तो ऐसे देखो अनेकों फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो कभी जेल नहीं गए, जैसे देखो गोपाल कृष्ण गोखले, BR अम्बेडकर, इन्होंने तो बल्कि ब्रिटिश वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सर्व भी किया और कभी जेल नहीं गए शायद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका योगदान जो है वो आज़ादी की लड़ाई में कम हो जाता है। ऐसा नहीं है, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी उनका सबसे ज़्यादा योगदान है, और जिन्होंने अपनी जान कुर्बान नहीं की, कभी जेल नहीं गए, उनका सबसे कम योगदान है। राइटर का ये मानना है। इस बेस पे हम आज़ादी में कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं निकाल सकते। और ये तो देखो लीडर्स हैं, बहुत सारे लोगों की जानें गई अलग अलग स्ट्रगल्स में, सबका योगदान है, अपने अपने तरीके से योगदान है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने तो विदेशी धरती पर जाके एक आर्मी रेज कर दी थी ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने के लिए। उन्होंने हाथ मिला लिया था जापान के साथ में, एक्सिस पावर्स के साथ में, जैसे जर्मनी, इटली, इनके साथ में। कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने विदेशी धरती से लड़ाई लड़ी, जैसे बीकाजी कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और चंपाकरमन। उसके बाद में वलियामई, ये थोड़े साउथ इंडियन नाम हैं, बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो मतलब इन्होंने ना विदेश की धरती से लड़ाई लड़ी इंडिया की आज़ादी के लिए। कहने का मतलब वही है, अलग अलग आइडियोलॉजी से लीडर्स आए
उनका एक ही मकसद था, देश को आज़ाद करवाया जाए। उन्होंने अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी, सेल्फ के लिए नहीं लड़ी, वो सिर्फ देश को आज़ाद करवाना चाहते थे। उन्हें पता भी नहीं था कि वो जब देश आज़ाद होगा उस दिन का सूरज देखेंगे या पहले ही उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन देखो, अब राइटर पॉइंट पे आते हैं, ये सारा बैकग्राउंड बता के राइटर पॉइंट पे आते हैं कि देखो, किसी फ्रीडम फाइटर के योगदान को ना आप कम नहीं बता सकते। जैसे वीर सावरकर है, वीर सावरकर के बारे में टिप्पणी की थी राहुल गांधी ने। देखो, वैसे द हिंदू थोड़ा लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर है, लेकिन आज थोड़ा अलग किस्म का आर्टिकल आया है द हिंदू में भी। खैर, पॉइंट पे आते हैं। वीर सावरकर के बारे में राहुल गांधी ने टिप्पणी की। देखो, राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अंग्रेज सरकार से माफ़ी मांग ली थी, मर्सी की डिमांड की थी, तो उन्हें उनके नेशनलिस्ट जो क्रेडेंशियल थे वो ठीक नहीं है, ऐसा राहुल गांधी ने बोला इनडायरेक्टली। उनके नेशनलिज्म पर सवाल उठाया राहुल गांधी ने। तो राइटर कहते हैं, देखो, इवन इंदिरा गांधी जो उनकी दादी है ना, उन्होंने भी पंडित बाखले को एक खत लिखा था, जो उस समय स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के सेक्रेटरी थे, कि वीर सावरकर ने जो लड़ाई लड़ी अंग्रेज सरकार के अगेंस्ट, उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, और मैं बेस्ट विशेस देती हूं कि आपका जो प्लान है, 100वीं जो एनिवर्सरी है वीर सावरकर के जन्म की, आप उसको बढ़िया से सेलिब्रेट कीजिए, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। तो ये खत जो है वो इंदिरा गांधी ने लिखा था। तो किसी भी लीडर के अगेंस्ट आवाज उठाने से पहले सोचना चाहिए। देखो, जो ये फ्रीडम फाइटर्स थे ये भी इंसान थे, इनसे भी गलतियां होती थी। तो पूरा होलिस्टिक पिक्चर आप देखिए किसी भी फ्रीडम फाइटर को जज करने के लिए कि उसने अपने पूरे जीवन काल में क्या किया। सिर्फ एक इंसिडेंट को मत देखिए कि उसने एक बार माफी मांगी थी ब्रिटिश सरकार से। इवन नेहरू के एक किस्से का जिक्र किया जाता है, जो नेहरू ने अपनी एक बुक में लिखा है कि नाभा जेल में ना सितंबर 1923 में उनको पकड़ लिया था। उनको इस कंडीशन के साथ रिलीज किया गया कि आप दोबारा पंजाब में एंटर नहीं करोगे। उनके साथ के संथानम और आचार्य गिदवानी, इनको भी गिरफ्तार किया गया था, छोड़ दिया गया इस कंडीशन के साथ कि आप पंजाब नहीं आओगे। लेकिन बाद में उनके साथी आचार्य गिदवानी को फिर से अरेस्ट कर लिया गया पंजाब में। तो ना नेहरू ना ये बोलते हैं कि उस समय ना मुझे जाना चाहिए था इनके साथ, मतलब एकजुटता शो करने के लिए कि आचार्य गिदवानी के साथ मैं पहले गिरफ्तार हुआ था, अब मुझे जाना चाहिए था फिर से, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने ना अपने दोस्तों की एडवाइस की आड़ ली कि हाँ, दोस्तों ने मुझे एडवाइस किया है नहीं जाना चाहिए, बट वो एक्चुअल में मेरी कमजोरी थी। दोस्तों की एडवाइस तो सिर्फ एक बहाना था और मुझे जाना चाहिए था वहां पे अपने कोलीग के साथ में एकजुटता शो करने के लिए। तो नेहरू ने भी अपनी गलती मानी है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि नेहरू ने गलती की थी कि नेहरू का जो योगदान है आजादी की लड़ाई में कम हो जाता है। उसी प्रकार से सभी फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाई लड़ी, सिलेक्टिवली उनसे गलतियां भी हुई, इंसान है वो, बट इसके गलती होने के नाते किसी के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। ये पूरा आर्टिकल है जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? हाल ही में आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6th असेसमेंट साइकिल की सिंथेसिस रिपोर्ट सामने आई। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। 1988 में ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो आईपीसीसी है ना ऑर्गेनाइजेशन है, अलग से अपनी कोई रिसर्च नहीं करती, लेकिन ऑलरेडी जो रिसर्च हुई है ना उसके आधार पर रिपोर्ट प्रेजेंट करती है आसान भाषा में पॉलिसी मेकर्स के लिए यानी सरकारों के लिए कि देखो इतना इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप तुरंत एक्शन लीजिए। मतलब ये आईपीसीसी बॉडी ऑलरेडी जो रिसर्च हुई है उसको एनालाइज करके आसान भाषा में नॉलेज प्रोवाइड करती है विभिन्न देशों की सरकारों को कि देखो ऐसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ये काम है आईपीसीसी का। अभी तक 6 असेसमेंट रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। 6th असेसमेंट साइकिल की सिंथेसिस रिपोर्ट यानी जो निचोड़ है अभी प्रेजेंट किया है आईपीसीसी ने। आईपीसीसी का कहना है कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है ना वो 1.1 डिग्री सेल्सियस तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। उसके घातक परिणाम सामने आ रहे हैं। वर्ल्ड के अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है तो एकदम से बारिश हो रही है, सूखा आ रहा है तो लगातार 2-3 साल सूखा आ रहा है। तो इस
1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो अर्थ का बढ़ा है, इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। फूड सिक्योरिटी खतरे में आएगी, वाटर सिक्योरिटी खतरे में आएगी, इकोनॉमी को लॉस होगा बहुत ज़्यादा। तो अगर देखो हमें अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो अर्थ का टेम्परेचर था, उससे अगर अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने से रोकना है तो फिर ज़्यादा सीरियस एक्शन लेने होंगे। सीरियस एक्शंस जैसे कि देखो 2019 में जो एमिशन हो रहा था ना, 2030 आते आते उस एमिशन के लेवल को 48% तक कम करना है, और 2050 आते आते उस एमिशन को 99% तक कम करना है। इतने एक्सट्रीम एक्शन लेने होंगे तब जाके हम अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं। और देखो अभी जो विभिन्न देश एक्शन ले रहे हैं ना क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, एमिशन को कम करने के लिए, अगर यही एक्शन चलते रहे तो 2100 आते आते अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। और इसके क्या इंपैक्ट होगा वो आपको पता है। नवंबर में ना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होगी दुबई में, और इसमें एनालाइज किया जाएगा कि विभिन्न देशों ने अभी तक क्या एक्शन लिए हैं और कैसे और ज़्यादा कुछ किया जाए एमिशंस को कम करने के लिए और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। वैसे देखो आईपीसीसी में ना, आईपीसीसी की रिपोर्ट में हमेशा आमतौर पे डराने वाली बातें बोली जाती हैं, लेकिन इस बार कुछ पॉजिटिव बातें भी बोली गई हैं, जैसे सोलर पावर की और विंड पावर की कॉस्ट कम हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों पर दौड़ रही हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बोला गया कि फाइनेंस फ्लो होना चाहिए डेवलप कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि डेवलप कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं अभी क्लाइमेट चेंज के लिए। तो उन्होंने तो डेवलपमेंट का लाभ ले लिया, कोल का यूज़ करके, दूसरी चीज़ों का यूज़ करके, जिससे एमिशन ज़्यादा होता है। बट अभी गरीब देशों की और डेवलपिंग कंट्रीज की डेवलप होने की बारी आई, तो बोला जा रहा है कि अब आप कोल वगैरह का इस्तेमाल मत कीजिए, तो कम से कम आप उन्हें पैसा तो दीजिए ना, जिससे वो क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें, नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकें। आप उन्हें पैसे भी दीजिए और टैक्स भी दीजिए। इंडिया का भी यही कहना है, इंडिया का स्टैंड यही है कि अनइक्वल कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज में। बट देखो इंडिया को ना एक बात ये समझनी चाहिए कि अब पास्ट में जो कुछ हो गया आप उसको लेके नहीं बैठ सकते। आपका भी जो अप्रोच है ना रिकॉन्सिलिएशन वाली होनी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस करना एक देश के बस की बात नहीं है। थोड़ा फ्लेक्सिबल आप रहो, थोड़ा डेवलप कंट्रीज रहें, मिल के इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है, और समय बहुत कम है। वो साफ तौर पे बताया गया है इस सिंथेसिस रिपोर्ट में कि अगर इसी हिसाब से सिस्टम चलता रहा, इसी हिसाब से एमिशन होता रहा, एक्सट्रीम एक्शंस नहीं लिए गए, तो बहुत देर हो जाएगी, फिर वो इरिवर्सिबल जो इम्पैक्ट है हो चुका होगा। तो ये आर्टिकल है क्लाइमेट चेंज से संबंधित। चलते हैं आगे। अब इसके बाद लास्ट जो आर्टिकल है वो टेररिज्म से संबंधित है। सबसे पहले तो देखो आप ये जान लीजिए, टेररिज्म यानी आतंकवाद एक मॉडर्न फेनोमेनन नहीं है। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमले के बाद आतंकवाद की शुरुआत हुई हो। आतंकवाद एक बहुत पुराना फेनोमेनन है। एग्जाम्पल्स के तौर पर 70 AD में जूइश ग्रुप्स, जिन्हें शिकारी कहा जाता था, ये देखो रोमन्स को किडनैप किया करते थे, या फिर उन जूइश लोगों को किडनैप किया करते थे, उनको मारा करते थे जो रोमन्स का साथ देते थे। इंडिया में भी ठगी सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा। मॉडर्न इंडिया में ठगी सिस्टम में ये एक प्रकार से देखो रिचुअल होता था जो काली माता को खुश करने के लिए होता था। वैसे 13th सेंचुरी से यानी 13वीं शताब्दी से ठगी संबंधित इंसिडेंट्स इंडिया में देखने को मिलते हैं, लेकिन ठगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई 19th सेंचुरी में। उस समय ब्रिटिशर्स को कैंपेन भी लॉन्च करना पड़ा ठगी को ख़त्म करने के लिए। और देखो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई 1789 में, फ्रेंच रेवोल्यूशन आई फ्रांस में, और 1793-94 के आसपास फ्रांस में रीन ऑफ टेरर देखने को मिला। उस समय जैकोबियंस रोब्सपियर की अध्यक्षता में लोगों को मारा करते थे ये बोल के कि आप तो रेवोल्यूशन के दुश्मन हो, यू आर द एनिमी ऑफ रेवोल्यूशन।
ऐसा बोल बोल के उस समय जैकोबियंस के द्वारा 40,000 लोगों की हत्याएं कर दी गई। तो वो देखो टेरर का दौर था और वहीं से टेररिस्ट वर्ड भी निकल के आता है। तो ये हमने समझा कि टेररिज्म एक मॉडर्न फेनोमेनन नहीं है। 2000 साल पहले भी, ऑलमोस्ट 2000 साल पहले टेररिज्म के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। बट देखो एक बात यहां पे मेंशन करने लायक है, 1990s तक टेररिज्म को सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ द सेकेंड ऑर्डर माना जाता था। मतलब सिक्योरिटी कंसर्न तो था टेररिज्म, लेकिन इतना ज़्यादा सीरियस टेररिज्म को नहीं लिया जाता था। दूसरे देश से जो खतरा है उसको ज़्यादा सीरियस लिया जाता था विभिन्न देशों के द्वारा कि हाँ ये मेरा दुश्मन देश है, इससे खतरा है, इससे बचने की तैयारी करनी है। लेकिन किसी नॉन स्टेट एक्टर से बहुत ज़्यादा खतरा है कि स्पेशली बहुत ज़बरदस्त तैयारी की जाए वाइड स्केल पे युद्ध स्तर पर, वो नहीं देखा जाता था। लेकिन जब देखो 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला हुआ तो फिर टेररिज्म को लेके विभिन्न देशों की जो सोच है वो बदल गई। देखो टेररिज्म की काफ़ी सारी वेव्स हैं, ये हम आगे इस लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे कि फर्स्ट वेव ऑफ टेररिज्म, सेकंड वेव ऑफ टेररिज्म, मतलब कैसे टेररिज्म का जो स्वरूप है, मोटिवेशन जो है वो टाइम के अनुसार बदलता गया। देखो 1990s में ग्लोबलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आया, तो उसके बाद टेररिज्म भी एकदम से बढ़ गया। क्यों? यहाँ पे देखो क्वेश्चन बन सकता है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन टेररिज्म, ग्लोबलाइजेशन का टेररिज्म पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो टेररिस्ट ज़्यादा एक्टिव हो गए ग्लोबलाइजेशन के बाद, क्योंकि बॉर्डर्स जब विभिन्न देशों के बीच डाइल्यूट हुए तो टेररिस्ट जो अपना प्रोपगेंडा स्प्रेड करते हैं, माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं, उनको माइंड वॉश करना और भी ज़्यादा आसान हो गया। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना काफ़ी आसान हो गया, चोरी छुपे बात करना आसान हो गया। तो देखो इन एग्जाम्पल्स के बेस पे आप कह सकते हो कि मॉडर्न टेररिज्म और ग्लोबलाइजेशन के बीच एक गहरा नाता है। आप एक बात बताइए, ISIS शुरू में इराक में आया था, लेकिन बाद में ISIS ने अपनी जड़ें जमाई, इस्लामिक स्टेट ने अपनी जड़ें विभिन्न देशों में जमा ली। शुरू में तो इराक में आया था, लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन का ही नतीजा है कि इस्लामिक स्टेट अपनी आइडियोलॉजी को दूसरे देश में भी बहुत से लोगों को आकर्षित कर पाया अपनी आइडियोलॉजी की सहायता से। तभी इस्लामिक स्टेट ने और भी दूसरे देशों में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश की। ये ग्लोबलाइजेशन का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद हम टेररिज्म की डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो टेररिज्म को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। तो टेररिज्म की जो डेफिनेशन है काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव रहती है। हम डिस्कस करेंगे वो डेफिनेशन जो आपको एग्ज़ाम में लिखनी है, लेकिन फिर भी टेररिज्म को डिफाइन करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। देखो मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ। मान लीजिए ए बी को मार देता है। क्यों? क्योंकि ए की पर्सनल दुश्मनी है बी के साथ में, और दूसरे केस में ए बी को मार देता है क्योंकि ए इस्टाब्लिश्ड रूल को ख़त्म करके, डिस्ट्रॉय करके कोई दूसरा रूल इस्टाब्लिश करना चाहता है, दूसरी सरकार इस्टाब्लिश करना चाहता है। तो बताइए पहला केस टेररिज्म से संबंधित है या फिर दूसरा केस? आपने बिल्कुल सही सोचा है, दूसरा जो केस है वो टेररिज्म से संबंधित है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, यहाँ पे डिफरेंस आया ऑब्जेक्टिव का। एक पर्सन ए किसी पूरे परिवार को गोली मार देता है, बी के पूरे परिवार को गोली मार दिया, 10 लोगों को मार दिया, लेकिन ये टेररिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ए की दुश्मनी है बी के परिवार के साथ है, लेकिन ए का अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि पॉलिटिकल कोई ऑब्जेक्टिव है तो फिर ये टेररिज्म की कैटेगरी में आएगा। तो यहां पे फोकस ऑब्जेक्टिव पे है, इंटेंशन पे है। डिबेट्स और भी काफी सारे हैं टेररिज्म की डेफिनेशन में। जैसे देखो, क्या टेररिज्म सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा कैरी आउट किया जाता है? मतलब क्या सिर्फ नॉन स्टेट जो एक्टर्स होते हैं, नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, वही टेरर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं? क्या कोई स्टेट, कोई देश टेररिज्म संबंधित एक्टिविटीज़ को कैरी आउट नहीं कर सकता? ये भी एक डिबेट है, अभी डेफिनेशन में आगे आएगा भी। क्योंकि देखो USA के ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने काफ़ी सारे देशों में, जैसे लीबिया में, कई सारे दूसरे देशों में उन्होंने टेररिज्म को स्प्रेड किया है। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो USA ने किया है। और भी डिबेट्स हैं, जैसे अब कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि टेररिज्म का शिकार
इनोसेंट सिविलियंस होते हैं। तो फिर दूसरे एक्सपर्ट्स क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा तो अगर मान लीजिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को निशाना बनाया जाता है तो क्या वो टेररिज्म नहीं है? तो ये सब डिबेट्स हैं जो हमने डिस्कस की। अब देखो एग्जाम में आपको लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो, टेररिज्म कैन बी सीन फ्रॉम अबव एंड बिलो। अबव मतलब स्टेट के द्वारा जो टेररिज्म को डिफाइन किया जाता है। ये FBI की डेफिनेशन है जो कहती है अनलॉफुल यूज ऑफ वायलेंस टू इंटिमिडेट और कोर्स ए गवर्नमेंट द सिविलियन पॉपुलेशन इन फर्दरेंस ऑफ पॉलिटिकल और सोशल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये है गैर कानूनी ढंग से वायलेंस का इस्तेमाल करना गवर्नमेंट को या फिर सिविलियन पॉपुलेशन को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनको फोर्स करने के लिए, ताकि अपने पॉलिटिकल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को सर्व किया जा सके। तो मैंने कहा था ना आपको कि ऑब्जेक्टिव वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम अबव। फ्रॉम अबव एस्पेक्ट जो है टेररिज्म का, वो देखो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से संबंधित है। गवर्नमेंट टेरर, सरकार के द्वारा जो टेरर फैलाया जाता है, बेशक वो डायरेक्टली फैलाएं या फिर स्पॉन्सर करें टेरर को, यानी स्टेट का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट होता है टेरर में। जैसे पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगते हैं और वो आरोप कहीं ना कहीं देखो सही भी हैं। कश्मीर में जो टेररिज्म स्प्रेड होता है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। तो ये एग्जाम्पल है फ्रॉम अबव टेररिज्म का। इसके बाद देखो गुडिन की जो डेफिनेशन है टेररिज्म की, वो आप कोट कर सकते हो आंसर्स में। गुडिन ने कहा था टेररिज्म इज अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस दैट एम्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स थ्रू क्रिएटिंग ए क्लाइमेट ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन। मतलब जो लोग टेररिस्ट होते हैं वो पॉलिटिकल वायलेंस का सहारा लेते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और करते कैसे हैं? डर का एक माहौल तैयार करके। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि टेररिज्म एक इंटरप्रिटेशन का मामला है। कोई पर्सन एक देश के लिए टेररिस्ट हो सकता है और दूसरे देश के लिए हीरो हो सकता है। जैसे बुरहान वानी टेररिस्ट हैं इंडिया के लिए, लेकिन पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उसे हीरो बताते हैं। वैसे ये एग्जाम्पल समझने के लिए है, आप आंसर में मत इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन देखो कुछ भी हो, बार्नेट कहते हैं टेररिज्म को आप मोरली तो बिल्कुल भी जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, कितना भी नोबल आपका गोल हो, लेकिन आप टेररिज्म को मोरली जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये बात किसने बोली? ये बात बोली बार्नेट ने। इसी प्रकार से कुछ दूसरे सेकुलर्स भी हैं जिनको आप कोट कर सकते हो। प्री मुराट्स, नरवेसन, इन्होंने बोला था टेररिज्म इज मोरली इनएक्सक्यूजेबल। टेररिज्म मोरली इनएक्सक्यूजेबल है, कोई एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता टेररिज्म का। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वेव्स ऑफ मॉडर्न टेररिज्म के बारे में। देखो डेविड सी रेपोपोर्ट कंसेप्ट देते हैं वेव्स ऑफ टेररिज्म का। ये टेररिज्म की 3 वेव्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहली वेव देखने को मिली टेररिज्म की 1880 से लेकर 1920s के बीच। इस वेव का नाम है एनार्किस्ट टेरर। जल्दी से आप बता दीजिए एनार्किस्ट कौन होते हैं? देखो एनार्किस्ट वो लोग होते हैं जो किसी प्रकार की अथॉरिटी को पसंद नहीं करते। फॉर एग्जांपल स्टेट, वो स्टेट को पसंद नहीं करते, किसी इस्टेब्लिश्ड रूल को पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं हर प्रकार की अथॉरिटी, चाहे वो किसी स्टेट की हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो, उसे ख़त्म कर दिया जाए। तो ये कुछ रूलर्स का नाम दिया हुआ है जिनके कार्यकाल में एनार्किस्ट टेरर देखने को मिला। एनार्किस्ट टेरर में क्या होता है, जब देखो स्टेट का ऑपरेशन बढ़ जाता है, मतलब स्टेट का अत्याचार बढ़ जाता है सिटीजन्स के ऊपर, तो फिर कुछ लोग वायलेंस फैलाना स्टार्ट कर देते हैं, ये साबित करने के लिए कि देखो स्टेट हर जगह नहीं है, स्टेट इतना भी पावरफुल नहीं है कि उसे चैलेंज ना किया जा सके। तो जो एनार्किस्ट टेरर वाले लोग होते हैं वो वायलेंस का सहारा लेते हैं पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस रेज करने के लिए कि देखो स्टेट का विरोध करो। वो पॉलिटिकल वायलेंस की सहायता से रिवोल्ट पैदा करना चाहते हैं स्टेट के अगेंस्ट। तो ये देखने को मिला कब? 1880 से लेकर 1920s के बीच। इसके बाद है एंटी कॉलोनियल टेरर। ये 1920s से लेकर 1960s के बीच देखने को मिला। एंटी कॉलोनियल टेरर ये तो आप भली भांति से परिचित हो। जैसे यूरोप के काफ़ी सारे देशों ने एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इन देशों में अपनी कॉलोनीज बनाई थी। जैसे इंडिया को कॉलोनी बनाया गया था ब्रिटेन के द्वारा। तो इस टाइम में
1920 से लेकर 1960s के बीच कॉलोनीज में इस्टेब्लिश्ड रूल के अगेंस्ट आर्म स्ट्रगल देखने को मिला। इसे ही नाम दिया जाता है एंटी कॉलोनियल टेरर का। देखो वैसे यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी की बात आ जाती है जो हमारे सीधा सीधा पॉलिटिकल साइंस से संबंधित नहीं है, बट आप कनेक्ट कर सको इसलिए वो कंट्रोवर्सी मैं आपको बता देता हूँ। 2016 की ये बात है। कुछ एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चंस रेज किए कि विपिन चंद्रा की जो बुक है इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में, उसमें भगत सिंह को रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट बताया हुआ है, ये गलत है। तो विरोध हुआ था कि उन्हें टेररिस्ट नहीं बताया जा सकता। बाद में विपिन चंद्रा और उनकी आइडियोलॉजी से जो लोग इत्तेफाक रखते हैं उन्होंने सफाई दी कि इवन भगत सिंह भी उस समय टेररिस्ट वर्ड के इस्तेमाल से नाराज़गी नहीं रखते थे। खैर ये कंट्रोवर्सी आंसर राइटिंग में काम नहीं आएगी, बट आप कनेक्ट कर इसको इसलिए थोड़ा सा हमने बस डिस्कस कर लिया। इसके बाद बात करते हैं तीसरी वेव ऑफ मॉडर्न टेररिज्म की। तीसरी वेव है लेफ्टिस्ट टेरर। ये देखने को मिला 1960 से लेकर 1980s के बीच। इसका एग्जाम्पल है देखो नक्सलिज्म। 1960 से लेकर 1980s के बीच विभिन्न देशों में काफ़ी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी जो कि फार लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, जिनका मकसद ये था कैपिटलिस्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकना और कैपिटलिस्ट सिस्टम को उखाड़ फेंक के वहाँ पे सोशलिस्ट रूल इस्टाब्लिश करना या फिर मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट रूल इस्टाब्लिश करना। जो बातें हमारे देश में नक्सलिज्म वाले बोलते हैं वही बातें। जापानीज रेड आर्मी, इटालियन रेड ब्रिगेड, पीकेके यानी कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं लेफ्टिस्ट टेरर के। और देखो इनका आपस में उस समय सामंजस्य भी देखने को मिला क्योंकि एम कॉमन था, कैपिटलिस्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकना। ये टेरर था लेफ्टिस्ट टेरर। इसके बाद 1979 से लेके अब तक चौथा प्रकार का मॉडर्न टेररिज्म देखने को मिल रहा है, वो है रिलीजियस वेव ऑफ टेररिज्म। 1979 में देखो ईरान में रेवोल्यूशन आई थी। मतलब 1979 से पहले ईरान में जो रूल था कहा जाता है वो यूएसए का कठपुतली रूल था, लेकिन 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई। बाद में थियोक्रेसी आ गई ईरान में। कई सारे मुस्लिम स्टेट्स में जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है वो देखो ग्रो होता गया, रूढ़िवादिता आप कह सकते हो। तो फिर मुस्लिम स्टेट्स में जब इस्लामिक फंडामेंटलिज्म ग्रो हुआ, जैसे इस्लामिक स्टेट, अल कायदा जैसे जो लोग हैं जो सरिया रूल इस्टाब्लिश करना चाहते हैं, तो फिर वो वायलेंस का सहारा लेते हैं सरिया इस्टाब्लिश करने के लिए या फिर जो भी उनका धर्म संबंधित ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए। और देखो एक बात ये भी बोली जाती है, इस रिलीजियस टेररिज्म का जो नेचर है वो इंटरनेशनल है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अफगानिस्तान में या फिर कहीं और सरिया इस्टाब्लिश करना चाहते हैं। जहाँ उनको जगह मिले, जहाँ पे उनको जगह मिले वहीं पर वो अपनी इस प्रकार की जो रूल है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे अचीव करना स्टार्ट कर देते हैं। और यूं भी कहा जाता है जब यूएसए ने वार ऑन टेरर स्टार्ट किया या फिर यूएस लेड कोलिशन ने इराक में इंटरवेंशन किया, अफगानिस्तान में इंटरवेंशन किया, तो उसके रिस्पॉन्स में ये रिलीजियस टेररिज्म जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो एग्जांपल्स हैं आईसिस, अल कायदा। इसके बाद नेक्स्ट वेव ऑफ टेररिज्म है कैटास्ट्रोफिक टेररिज्म। इसमें देखो क्या है कि टेररिस्ट जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हासिल करने की कोशिश कर रही हैं ताकि बड़ी संख्या में लोगों को मारा जा सके, बहुत बड़ी संख्या में। तो इस प्रकार के टेररिज्म को आप नाम दोगे कैटास्ट्रोफिक टेररिज्म। तो इस प्रकार से हमने ये 5 वेव्स ऑफ मॉडर्न टेररिज्म के बारे में डिस्कस किया। ये कंसेप्ट दिया गया था डेविड सी रैपोपोर्ट के द्वारा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।